लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था कि आपका फादर ऑफ ज्योग्राफी है कौन। हमने ये भी देखा कि इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इंडियन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था आपकी बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी हमने क्रोनोलॉजी समझ ली थी। और हमने फिर देखा था कि फर्स्ट 3 मिनट बुक लिखा किसने है, जिनका नाम था स्टीवन वेनबर्ग। और हमने ये भी देखा था इनको क्या मिला आपका नोबेल प्राइज़। फिर हमने ये भी देखा था कि नासा का कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे हमें पता चला कि आफ्टर बिग बैंग थ्योरी 4 लाख साल बाद क्या हुआ कि आपके माइक्रोवेव लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि आपका विजिबल लाइट होती कौन सी है, और हमने ये भी देखा कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है और उनकी एनर्जी हाई टू लो कैसे होती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका जो माइक्रोवेव लाइट है वो कहाँ पे बिलोंग करता है। फिर हमने उसके बाद ये देखा था जो रिलेटेड टर्म बचे थे, जैसे कि नेबुलास क्या होती है, स्टार क्या होता है, और आपकी गैलेक्सी क्या होती है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी बिग बैंग थ्योरी की क्रोनोलॉजी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए, बिग बैंग की क्रोनोलॉजी। और इस कल के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी आपकी, स्टीवन वेनबर्ग। क्यों? क्योंकि उनके हो गई डेथ हुई अभी 2021 में, और इनको क्या मिला था आपके नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए। हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और आज हम लेने वाले आपका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 लेने के लिए आपको आज जो बात समझनी है वो है आपकी लाइफ ऑफ स्टार, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका लाइफ ऑफ स्टार। तो लाइफ ऑफ स्टार समझते हैं कि लाइफ ऑफ स्टार होती कैसी है। ये है आपका नेबुला। हमने समझ लिया था नेबुला क्या होते हैं। नेबुला होते हैं हाइड्रोजन के क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ से स्टार, इनिशियल स्टार जन्मेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं आपके प्रोटोस्टार। अगर मान लीजिए प्रोटोस्टार छोटा है, ठीक है, या फिर आपका नेबुला छोटा है, तो यहाँ से जो स्टार बर्थ करेगा वो कैसा होगा, साइज में छोटा, ठीक है। और मान लीजिए आपका अगर प्रोटोस्टार बड़ा है, तो यहाँ से जो स्टार बॉर्न करेगा वो स्टार कैसा होगा, लार्ज स्टार। तो जब इन स्टार्स का आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, फ्यूल मतलब आपका हाइड्रोजन, तो इससे क्या होगा, आपका जो सरफेस है वो एक्सपांड करेगा और आपका कोर क्या करेगा, आपका कोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो इनका जो एक्चुअल साइज़ था उनसे ये क्या हो जाएंगे, बड़े, ठीक है। मतलब इनका सरफेस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, और कोर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल ख़त्म हो रहा है। फ्यूल मतलब आपका हाइड्रोजन, और फ्यूल ख़त्म होते ही इनकी क्या हो जाएंगी, डेथ, ठीक है, और वो कर जाएंगे एक्सप्लोड। तो ये यहाँ पे इनका हो गया एक्सप्लोजन। अगर आपका स्टार बड़ा है, ठीक है, और वो एक्सप्लोड कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, डेथ ऑफ स्टार, ठीक है। अगर आपका जो रेड जायंट है उसका अगर मास कम होगा तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लोजन के बाद अगर उसका मास बचा है कितना, 1.4, किसके कंपैरिजन में, आपके सन के कंपैरिजन में। हम सभी चीज़ों को जो कंपेयर करेंगे आपके सन के रिस्पेक्टिव में ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सप्लोजन के बाद उसका मास कितना बचा है, 1.4, किसके कंपैरिजन में, आपके सन के कंपैरिजन में, तो ये बन जाएगा एक वाइट ड्वार्फ। ये वाइट ड्वार्फ ही कुछ समय बाद बन जाएगा आपका एक ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। जब एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जाता है, ठीक है, अगर इसका रिमेनेंट कितना बचा है आपका, 1.4 से लेकर 3 टाइम्स, किसके कंपैरिजन में, हमारे सन के कंपैरिजन में, तो ये बन जाएगा एक आपका न्यूट्रॉन स्टार। और मान लीजिए अगर आपका मास कितना बचा है, 3 टाइम्स से ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, वो भी आपके सन के कंपैरिजन में,
तो ये बन जाएगा आपका ब्लैक होल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका नेबुला से क्या बनेगा, आपका प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से बनेगा आपका स्मॉल स्टार या फिर बिग स्टार, वो बन जाएंगे आपके रेड जायंट, और रेड जायंट जब एक्सप्लोड कर जाएंगे तो ये एक होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक होगा सादा एक्सप्लोजन। अगर मास आपका 1.4 से कम है तो ये बन जाएगा आपके वाइट ड्वार्फ, और ये किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम, आपके सन के कंपैरिजन में। और अगर आपका मास ज़्यादा होगा, 1.4 से 3 टाइम्स बड़ा होगा, तो ये बन जाएगा आपका एक न्यूट्रॉन स्टार, और अगर उससे भी 3 टाइम्स से भी ज़्यादा मास होगा तो ये बन जाएगा आपका एक ब्लैक होल। तो अभी इनको समझते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा अगर 1.4 से कम होगा, स्मॉलर दैन 1.4, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक वाइट ड्वार्फ, और यही कुछ समय बाद बन जाएगा आपका ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 1.4 से 3 टाइम्स इस रेंज में है तो ये क्या बन जाएगा, आप एक न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, और अगर 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है तो ये बन जाएगा आपका एक ब्लैक होल। ठीक है ना, और जो ये आपकी लिमिट बताई हुई है 1.4 से कम वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी चंद्रशेखर लिमिट। क्या है ये, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो हमने देख लिया लाइफ साइकिल क्या होती है, अभी इनको एकदम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये था आपका ओवरव्यू। अभी हम समझते हैं प्रोटोस्टार जो हमने देखा वो होता क्या है। तो मान लीजिए आपका नेबुला है, और नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तब हम क्या कहते हैं कि आपका स्टार का जन्म हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, आपके हीलियम। ठीक है, तो जब 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके क्या बन जाता है, आपका हीलियम एटम, तब ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो जाती है आपकी स्टार्ट। ठीक है, पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने के लिए आपका जो इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पर आपके प्रोटोस्टार में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो उसके कोर में उतना टेम्परेचर होता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टार को हम क्या बोलेंगे, आपके प्रोटोस्टार। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो वेरी हाई चाहिए। ठीक है, और इसी के लिए क्या होता है कि ये जो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है वो अचीव करना या फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही क्या है, हार्ड है। पर आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा जो था चाइना का प्रोजेक्ट। चाइना का प्रोजेक्ट क्या है, आपका प्रोजेक्ट ईस्ट। इन्होंने इसमें क्या किया कि आर्टिफिशियल सन फॉर्म किया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये आपका एक क्या हो गया, प्रीलिम का क्वेश्चन। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट ईस्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आपकी टिटोरी स्टार क्या होती है। तो टिटोरी स्टार होती क्या है, जो स्टार जिनकी लाइफ क्या है 10 मिलियन ईयर्स से कम है, ऐसे स्टार को हम क्या बोलेंगे, आपकी टिटोरी स्टार। और इन्हीं को बोला जाता है वेरी यंग स्टार। ठीक है, जो आपका प्रोटोस्टार और लो मास मेन सीक्वेंस स्टार्स है, इनके बीच में ये लाई करेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन प्रोटोस्टार एंड लो मास स्टार। तो आपके लिए नोट्स बन जाने चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, मैं ये जो स्लाइड है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपके नोट्स में सभी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक पूरी स्लाइड दिखा दूंगा और फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी ये क्या बन जाएगी, आपके नोट्स। ठीक है, अभी मेन सीक्वेंस स्टार्स होते क्या है उसको देख लेते हैं। तो मेन सीक्वेंस स्टार्स मतलब जहाँ पे क्या हो गया, अभी फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपके हीलियम एटम। ठीक है, कहाँ पे, उनके कोर में। ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में जो 90% स्टार है
वो कौन से हैं? सभी मेन सीक्वेंस स्टार। तो रेड ड्वार्फ होता क्या है? तो रेड ड्वार्फ होते फेंटेस्ट स्टार्स, ठीक है। जो फेंटेस्ट स्टार्स है आपके मेन सीक्वेंस स्टार, जो फेंटेस्ट हो गए, फेंट क्यों हो गए? इनका रीज़न समझ लो। हमने क्या देखा था कि जब आपका हाइड्रोजन मतलब आपका फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो वो क्या बन जाता है? एक रेड स्टार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड जायंट, रेड सुपर जायंट या फिर आपका रेड ड्वार्फ, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो कौन सा कलर में आ जाएगा? अभी रेड कलर में। रेड कलर में क्यों आता है? हमने विजिबल स्पेक्ट्रम देखा था और हमने उसमें देखा था कि सबसे लो एनर्जी किसकी होती है विजिबल लाइट्स में? रेड कलर की, ठीक है। तो अगर इसका फ्यूल ख़त्म हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा कम। तो रेड कलर कौन सा दिखेगा हमें? रेड कलर, ठीक है। और इनकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है क्या होती है? सबसे कम, जिसके कारण क्या होता है कि हम उनको नेकेड आई से देख नहीं पाते, ठीक है। और इनका सरफेस टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाता है? 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं सभी रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके हो गए रेड ड्वार्फ की नोट्स। अच्छा, तो फिर आप पूछोगे सर कि आपके गैलेक्सी में, ठीक है, कोई एग्जाम्पल है रेड ड्वार्फ का? हाँ बिल्कुल। तो हमारे मिल्की वे में, मिल्की वे हमारी क्या है? आपकी गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है? आपके मिल्की वे। तो मिल्की वे में हमारे, ये हमारा सोलर सिस्टम, मतलब हमारा बीच में क्या है? सन। और हमारे सन के पास जो दूसरा एक स्टार है, सबसे पास का स्टार, नज़दीक का स्टार, जिसका नाम क्या है? आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन हो जाएगा कि विच स्टार इज नियर टू आवर सन। तो क्या होगा आपका आंसर? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और ये क्या है? ये एक रेड ड्वार्फ, मतलब इसका फ्यूल क्या हो रहा है? अभी ख़त्म हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गई। तो अभी रेड जायंट क्या होता है? जिनका मास क्या होता है? आपके सन के रिस्पेक्टिव में 10 से 100 टाइम्स बड़ा, सॉरी मास नहीं, इनका डायमीटर। तो मान लीजिए आपका ये सन है, इसका एक डायमीटर होगा, इस डायमीटर के इंटू 10 या फिर इंटू 100, इतने रेंज में जिनका डायमीटर बड़ा होगा उनको हम क्या बोलेंगे? आपके रेड जायंट, ठीक है। पर इनका सरफेस टेम्परेचर भी क्या होगा? सरफेस टेम्परेचर होगा इनका कम। क्यों? क्योंकि रेड जायंट मतलब रेड कलर, और रेड कलर मतलब लो एनर्जी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। रेड जायंट होता क्या है, इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका वाइट ड्वार्फ। हमने वाइट ड्वार्फ देखा था कि वाइट ड्वार्फ कहाँ से बनता है? जब आपका स्मॉल स्टार डेथ हो जाती है तो आपका बनेगा ये वाइट ड्वार्फ, ठीक है ना। पर इसमें एक समझने वाली बात है कि जो आपका वाइट ड्वार्फ है ना, उसकी डेंसिटी होती कितने? इसकी डेंसिटी वेरी हाई होती है। और अगर आप एक स्पून लोगे और एक स्पून में अगर कोई मास है आपके, ठीक है, मतलब आइसक्रीम पकड़ लो, तो आइसक्रीम का वेट कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ग्राम, ठीक है। पर आप अगर वाइट ड्वार्फ से एक स्पून मटेरियल लेते हो, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा? सेवरल टन्स, ठीक है। मतलब डेंसिटी कैसी होगी? डेंसिटी हाई, ठीक है। तो वेरी हाई डेंसिटी किस वजह से? ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से। यहाँ तक कि आप समझ गए कि वाइट ड्वार्फ होता क्या है? हमने उसकी सीक्वेंस देख ली थी, अभी हम बस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका ब्लैक ड्वार्फ। तो जो आपका वाइट ड्वार्फ है वही क्या बन जाएगा? आपका ब्लैक ड्वार्फ। पर उसके लिए समय लगेगा, और उसके लिए समय कितना चाहिए? 13.8 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा। और हमारी यूनिवर्स का एज कितना है? 13.8 ईयर्स का अभी हमारी यूनिवर्स का एज है। और वाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनने के लिए कितना समय लग जाएगा? इससे भी ज़्यादा।
और इसी की वजह से आपके यूनिवर्स में एक भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं है। तो ये आपका एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो ब्लैक ड्वार्फ होता क्या है, ब्लैक ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ ही है दैट इज सफिशिएंटली कूल्ड, मतलब वो क्या हो गया, अभी पूरा ठंडा हो गया, और दैट इट नो लॉन्गर इमिट सिग्निफिकेंट हीट और लाइट। तो यहाँ पे क्यों नहीं इमिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन क्या हो गई, पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जिसके वजह से क्या नहीं हो रहा है कि वो एक लाइट इमिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, अगर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम तैयार कर रहे हैं, तो हीलियम तैयार कर रहे हैं तो एनर्जी और लाइट क्या होगी, यहाँ से इमिट। तो ये रिएक्शन अगर ख़त्म हो गई है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसका जो फ्यूल है वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन नहीं करेगा, और जिसके कारण क्या होगा, हो जाएगा वो एक कूल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्यूल ही नहीं बचा है। तो हमारी यूनिवर्स में ब्लैक ड्वार्फ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। फिर आते हैं आपके न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार समझ लिया हमने, ठीक है। पर न्यूट्रॉन स्टार की एक खासियत क्या है, अगर मान लो आपके 3 सन है, हमारे सन को 3 टाइम्स ले लो, तो इनका जितना मास होगा ना तीनों को मिला के, और एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसका डायमीटर कितना है 20 किलोमीटर, एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसका डायमीटर कितना है आपका 20 किलोमीटर, और आपके 3 सन है, तो इनका जितना मास है इतना मास बस इस ऐसे न्यूट्रॉन स्टार में आ जाएगा जिसकी डायमीटर कितने, सिर्फ 20 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा ये क्या होता है, डेंस होता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स आर वेरी डेंस, द मास ऑफ 3 टाइम्स द सन कैन बी फिट इन अ स्फीयर ऑफ जस्ट 20 किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार बर्न कैसे करते हैं, आपके सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ, और इसके लिए हमने देखा था कि मास कितना होना चाहिए, 1.4 से लेकर 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार के बाद हम देखेंगे आपका ब्लैक होल। तो हमने क्या देखा था, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और आपके रिमेनेंट कितने बचते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर दैन 3 टाइम्स, किसके कंपैरिजन में, आपके सन के मास के कंपैरिजन में। तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या करता है, सराउंडिंग्स का मैटर को क्या करेगा, ये खुद में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, या फिर खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इनको एस्केप करने नहीं देता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ब्लैक होल का साइज बढ़ता जाएगा, और डेंसिटी जो होती है ब्लैक होल की, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, सबसे ज़्यादा। द डेंसिटी ऑफ मैटर इन अ ब्लैक होल कैन नॉट बी मेजर, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट डेंसिटी। द ग्रेविटेशनल पुल इन अ ब्लैक होल इज सो ग्रेट दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट, नॉट इवन अ लाइट। मतलब अगर कुछ ब्लैक होल में जा रहा है तो वो क्या कर पाएगा, एस्केप कर नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे स्ट्रांग है, जिसके कारण लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं हो पाती है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, ब्लैक होल कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, जब एक मैसिव स्टार क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। अ ब्लैक होल आर बिलीव टू फॉर्म फ्रॉम अ मैसिव स्टार एट द एंड ऑफ देयर लाइफ टाइम। तो ये आपके नोट्स बनते जाने चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आपके एक क्या करोगे, आप इसका फेयर नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो ये है आपके आगे पूरी पिक्चर। हमने इसको पिक्चर को पहले समझ लिया और फिर हमने इसकी देख ली थ्योरी, ठीक है। अभी गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका एक स्टार है, मान लीजिए आपका एक स्टार है, अगर स्टार के पास कोई प्लैनेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लो कोई प्लैनेट है जो सन से काफ़ी दूर है, तो उस प्लैनेट पे जो एटमॉस्फेयर होगा कैसा होगा, टू कोल्ड, ठीक है। और हमको एक बात पता है कि अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो क्या चाहिए आपके लिए, वाटर, ठीक है। और लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, वाटर में हुआ है, ठीक है। पहले लाइफ बर्थ करके आपके वाटर में,
फिर वो आएगी लैंड पर, ठीक है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए आपको? वाटर। मतलब आपको एटमॉस्फेयर या फिर आपको किसी प्लैनेट पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसे जोन को हम क्या कहते हैं? आपका गोल्डीलॉक जोन, मतलब हैबिटेबल जोन, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट उसके स्टार से इतने दूरी पर है जहाँ पे ना ही तो ज़्यादा हॉट है ना ही तो ज़्यादा कोल्ड है, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं? आपका गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अ हैबिटेबल जोन ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डीलॉक जोन is the area around the star where it is not too hot and not too cold, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट। और हमारी अर्थ क्या है? आपके गोल्डीलॉक जोन में लाई कर रही है, इसलिए वहाँ पे क्या है? लाइफ, ठीक है। और अर्थ इज इन द सन्स गोल्डीलॉक जोन। If Earth were where the dwarf planet Pluto is, all its water could freeze। मतलब अगर आपकी अर्थ प्लूटो के जगह होती, मतलब जहाँ पे आपका प्लूटो है वहाँ पे होता, तो उसका क्या होता? पूरा वाटर फ्रीज हो जाता। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अर्थ वर वेयर द मर्क्यूरी इज, मतलब अगर मर्क्यूरी की जगह होती तो क्या हो जाता? उसका वाटर पूरा बॉयल ऑफ हो जाता, ठीक है। और हमें पता क्या है कि लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड इन वाटर, कि आपकी जो लाइफ है अर्थ पे वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वाटर में। एंड वाटर इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ एज वी नो इट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ये नोट्स बन जाएंगे आपके गोल्डीलॉक जोन के लिए, ठीक है। चीज़ों को समझ लीजिए पहले, फिर आप मैंने तो आपको चीज़ें समझा दी, पर आपके पास क्या होनी चाहिए? थ्योरी होनी चाहिए। तो ये आपकी थ्योरी हो जाएगी। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको ये थ्योरी काम में आएगी उसकी सीक्वेंस जानने के लिए, ठीक है, कि मतलब चीज़ें होती क्या है। तो हमने देख लिया आपका गोल्डीलॉक जोन। अब हम देख लेते हैं आपका सन। तो ये आपका सन। तो सन के पास कितनी लेयर्स होते हैं? सन के पास होती है आपकी 6 लेयर, ठीक है। और जो आपका सेंटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कोर। और सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोर का टेम्परेचर कितना है आपका? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जब चाइना ने रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसने इस टेम्परेचर का भी 10 टाइम ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन किया, ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हमने क्या देखा? चाइना का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम क्या था? ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट। और सेकंड जोन है आपका, सेकंड जोन को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव जोन। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोर का होगा आपके 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और आपके रेडियो एक्टिव जोन का होगा 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो आपकी थर्ड जोन है जिसको बोलते हैं हम आपका कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। तो हमने क्या देखा? आपका कोर, कोर के बाद रेडियो एक्टिव जोन और उसके बाद आपका आएगा कन्वेक्टिव जोन। जो फोर्थ जोन है जिसको हम बोलते हैं आपका फोटोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर से हमें क्या देखने को मिलती है? आपकी जो विजिबल लाइट आती है वो कहाँ से आती है? आपके फोटोस्फेयर पे। और फोटोस्फेयर की जो थिकनेस है वो कितनी होती है? आपकी 500 किलोमीटर, ठीक है। और फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है आपका? वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। और फोटोस्फेयर ही क्या है? सन का कूलेस्ट पार्ट है, ठीक है, कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन, उसको क्या बोलते हैं आप? फोटोस्फेयर। तो हमने देखा कोर, कोर के बाद देखा आपका रेडियोएक्टिव जोन, रेडियोएक्टिव जोन के बाद आपका आएगा कन्वेक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बाद आएगा आपका फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर का टेम्परेचर आप देख पा रहे हो कि कोर से लेकर हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है ना। पहले 15 था, फिर 2 हुआ, वैसे कम कम होते हुआ अभी कितना आया? 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
और फोटोस्फीयर से क्या आती है आपकी विजिबल लाइट, मतलब जितनी भी लाइट आती है वो कहाँ से आती है आपके फोटोस्फीयर से। और फोटोस्फीयर पे हमें देखने को मिलता है सन स्पॉट। तो सन स्पॉट होता क्या है, मान लीजिए आपका सन सरफेस है और सन सरफेस पे कुछ आपको पैचेस देखने को मिलेंगे जो डार्क होंगे, ठीक है। तो ये होते क्यों है, क्योंकि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके कारण आपके ये फिनोमेना देखने को मिलता है। तो होता क्या है, सन के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ पार्ट्स होता है जो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, और इसी के वजह से क्या होता है वो डार्क कलर में हमें दिखने को मिलता है उसके सराउंडिंग्स के, ठीक है। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं आपके सन स्पॉट। ये हो गया आपके सन स्पॉट। एकदम क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सन के नोट्स हो जाएंगे। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कोर क्या होता है, आपका रेडियोटिव जोन क्या है, आपका कन्वेक्टिव जोन देख लिया, फिर हमने देख लिया आपका फोटोस्फीयर, ठीक है। इनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और विजिबल लाइट कहाँ से आएगी आपके फोटोस्फीयर से। कूलेस्ट पार्ट भी कौन सा है आपका फोटोस्फीयर, और फिनोमिना कौन सा, सन स्पॉट, वो भी कहाँ देखने को मिलेगा आपके फोटोस्फीयर पे। और वो डिपेंड किस पे करता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। तो सन की मैग्नेटिक साइकिल होती है 11 साल की, ठीक है। और जिसी के कारण क्या होता है कि आपके जो सन स्पॉट है उनके नंबर क्या हो जाएंगे, फ्लक्चुएट। हमने क्या देखा कि सन की जो मैग्नेटिक साइकिल है कितने साल की है, 11 साल की, और इसी के कारण क्या होता है आपके सन स्पॉट के नंबर क्या होते हैं, फ्लक्चुएट हर 11 साल बाद, ठीक है। और जो कोरोनल मास इजेक्शन है, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन का फिनोमेना भी किससे एसोसिएटेड है, आपके सन के मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल से, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स भी किससे एसोसिएटेड है, आपके सन के मैग्नेटिक साइकिल से, ठीक है, जो हर 11 साल बाद आती है, ठीक है। अभी आपकी जो फिफ्थ जोन है, ठीक है, हमने देखा कोर के बाद रेडियोटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद फोटोस्फीयर जहाँ से आपको विजिबल लाइट मिलेगी, फिर आया आपका क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर की जो लाइट है कब दिखने को मिलती है, जब आपका सोलर इक्लिप्स होता है। तो आपका सोलर इक्लिप्स में जो आपको ये रेड रिंग दिखने को मिलती है, ठीक है, जो आपको ये रेड, एक मिनट, ये जो आपको रेड रिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये रेड रिंग ही क्या है आपकी, ये जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आती है, आपकी क्रोमोस्फीयर से, ठीक है। इतना समझ गया। तो अगर आपको प्रीलिम में क्वेश्चन आ गया कि जो रेड रिंग देखने को मिलते हैं वो लाइट कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आएगी, आपके क्रोमोस्फीयर से, ठीक है। जो आपका 6th लेयर है, 6th जोन, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोरोना, ठीक है। और कोरोना की जो लाइट देखने को मिलती है वो आपको सोलर इक्लिप्स के वक्त देखने को मिलेगी, और वो एक डायमंड के शेप जैसी आती है, ठीक है। और ये लाइट कहाँ से आ रही है, आपके कोरोना से। और कोरोना का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, और वो है कितना, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यहाँ गलती से सॉरी 22 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया ना, ये 22 मिलियन नहीं है, ये है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है, आपके 6th लेयर का, और उसका क्या नाम है, कोरोना। और जो आपको डायमंड रिंग देखने को मिलते हैं वो लाइट कहाँ से आते हैं, आपके कोरोना से, ठीक है। क्रोमोस्फीयर से क्या आएगा, आपका रेड रिंग, ठीक है। और कोरोना से क्या आएगा, आपका क्रोमोस्फीयर से रेड रिंग, और कोरोना से आपका आएगा डायमंड, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं आपकी सोलर सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपके आती है सोलर सिस्टम। तो मान लीजिए आपका सन है और आपकी अर्थ है, तो इन दोनों के पास का जो डिफरेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका 1 AU, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ठीक है। तो कौन सा डिस्टेंस, जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है
उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। आपका जो सोलर सिस्टम में नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। और ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट के जो बाद आता है आपका आ जाता है टर्मिनेशन शॉक। ठीक है, और टर्मिनेशन शॉक के बाद आएगा आपका हेलियोपॉज। हेलियोपॉज मतलब द एरिया अप टू विच इफेक्ट ऑफ सन इज अफेक्टेड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे अर्थ और हमारे सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं हम, आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर। और जो आपका नेपच्यून है उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आपके ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका टर्मिनेशन शॉक, और उसके बाद आएगा आपका हेलियोपॉज। और हेलियोपॉज क्या होता है, द एरिया अप टू विच द अफेक्ट ऑफ सन इज अफेक्टेड। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके हो गया। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम आगे देखेंगे आपका सोलर सिस्टम, और हम क्या देखेंगे, सोलर सिस्टम में आपका जो प्लैनेट्स है। ठीक है, पहले कौन सा प्लैनेट है सन के बाद, फिर दूसरा प्लैनेट का आपकी अर्थ 3rd नंबर पे। ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है। ठीक है, और एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड प्लैनेट का कैरेक्टर क्या है, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वाले जो जितने भी हमारे प्लैनेट उनका कैरेक्टर क्या है, कौन से प्लैनेट के पास रिंग है, कौन से प्लैनेट के पास कितने आपके सन है। ठीक है, सॉरी आपके मून है, मतलब उनके सैटेलाइट्स कितने, किन के पास कितने सैटेलाइट्स है, किन के पास कितने रिंग्स है, ये हम देख लेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इनका एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, और सबसे लाइट प्लैनेट कौन सा है, ये सब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे आपके अर्थ के तरफ, अर्थ का फॉर्मेशन, और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर, कितने एटमॉस्फेयर अभी तक के अर्थ के पास हो चुके हैं। अभी हमारा जो 3rd एटमॉस्फेयर है वो, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, ये सभी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।